मेरी एक छोटी सी बच्ची है जो 5 साल की है। मेरे को अपनी परवाह नहीं है, मेरे को अपनी आत्मसम्मान की परवाह है। हम तो कोई गलत काम करके नहीं आए यहाँ पे नौकरी लेके। और मैं बस्तर चो लड़का आए, उसके बाद मैं सेना में गया। हमारा आदिवासी लड़का मतलब नौकरी से कोई निकाल नहीं सके थे, कोई हालत में नहीं निकाल सके। शासन का शास्त्र है सर, शास्त्र में लिखा हुआ कि बीएड, डीएड एंड डीएलएड इज एलिजिबल फॉर बिकमिंग टीचर इन प्राइमरी। मुख्यमंत्री जी शायद चैन की नींद सो लें, कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये चीज का डर उनके अंदर होना चाहिए। अगर मेरे 2897 भाई में किसी को कुछ हो गया ना सर, यहाँ के कोई भी नेता मंत्री रात भर सो नहीं पाएंगे। मैं देश का फौजी हूँ, उसके बाद आके यहाँ शिक्षक बना। आप नक्सल को जिंदा करने का काम कर रहे हो कि मैं लिखूंगा है तो मेरे बच्चे बोलते हैं आई राइट, मैं ना लिखे, आई डोंट राइट, का मैं लिखूं आई, डू आई राइट, का मैं ना लिखे, डोंट आई राइट, आई का है आई, एलिफेंट आई का है। क्या मजाक बना रखा है सर सरकार ने? हम क्या राजनीति का हिस्सा है? नौकरी से निकल जाएंगे तो बस्तर में नक्सलिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। गाँव वाले कहते हैं कि देखो गुरुजी आया है, गुरुजी आया है। कल अगर मुझे नौकरी से निकाल देगा तो मैं किस मुंह से जाऊंगा? नौकरी से ही मेरा इज्जत है। मेरे विष्णु ने सरकार से केवल यही बद निवेदन कि हम लोगों का जॉब सुरक्षित करें किसी भी तरीके से। जॉब से निकाल देंगे सर तो सबको यही लगेगा ना कि कुछ ना कुछ किए होंगे करके। एंजाइटी से बहुत पीड़ित थी, मेरा टैबलेट वैबलेट चला था। उस दौरान मैंने परीक्षा की तैयारी की और मेरिट में आकर ये नौकरी पाई। 14 माह से प्रताड़ित है सर मानसिक रूप से। भगवान हमारी जॉब बचा लो, 1% का हमारी गलती नहीं है। हम क्या मूल्य लेके घर जाएं वापस, ये मुझे समझ नहीं आता सर। एक बार सरकारी नौकरी लग गई मतलब सरकार तुमको गोद ले ली। जब चुनाव होता है उसके पहले ही अधिकतर नौकरियों का वैकेंसी निकलता है सर, और राजपत्र पे कैसे भरोसा कर पाएंगे सर हम? वैसी मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ कि कब क्या होगा पता नहीं सर। हमारी गुहार, हमारी विनती, हमारी पुकार, हमारी जुहार स्वीकार करे सारी सरकार। और जजों ने भी ऐसा फैसला कभी नहीं दिया है कि एक जो सेवारत है विगत 1.5 वर्षों से उसको बाहर सड़क का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि ये कोई क्राइम करके नहीं आए हैं या किसी को पैसा घूस दे करके तो नहीं आए हैं। श्री रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा। हमारा देश ऐसा होना चाहिए कि धरना स्थल पर किसी को धरना देना ही ना पड़े। मेरी दीदी ने बताया कि आज मम्मी तेरा वीडियो देखी राजा, तो मेरे आंखों में एकदम आंसू आ गए। सच बता रहा हूँ सर, आप ही का वीडियो था। मेरे उस वीडियो को मेरे को याद आ गया कि मेरी मम्मी मेरा वीडियो देख के मतलब रो रही है कि मेरा बेटा आज मैं अपनी बीवी को छोड़ के 7 दिन से मैं बाहर हूँ। विष्णुदेव सरकार प्लीज हमारी नौकरी बचा लें। सर मैं आदिवासी अंचल बस्तर से आता हूँ सर। कोई ऑप्शन नहीं सर, या तो कलम या फिर हथियार सर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में 2900 शिक्षक पढ़ा रहे थे, लगभग 2900। अब बताया जा रहा है कि उन शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद जो शिक्षक हैं रायपुर आ गए हैं, धरना स्थल पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगे हैं इनकी मांगे सुनेंगे। लेकिन आप सोचिए कि इन 2900 शिक्षकों को सरकार ने ज्वाइनिंग दी। आज से 1.5 साल 1 साल पहले नौकरी मिला, अब इन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। अब ये बेरोजगार हो जाएंगे। इन लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, क्योंकि एक वीडियो में पहले कर चुका हूँ, पूरी बातचीत हुई है उस वीडियो में। क्या कुछ पूरी कहानी है, क्यों इन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है वो बताया। लेकिन अभी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, सभी शिक्षक हैं, सभी स्कूलों में पढ़ाती हैं, अभी धरना स्थल पर आई हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं आप? सर मैं जांजगीर चांपा जिला से हूँ और यहाँ जसपुर जिला के एक गांव में पदस्थ हूँ जहाँ कुछ चीज़ की भी सुविधा नहीं है सर। और मैं क्या ही बताऊँ सर, मेरी एक छोटी सी बच्ची है जो 5 साल की है, उसको मैं छोड़ के आती हूँ। जब आती हूँ ना वो मेरे को पकड़ के रोती है, मम्मी आए जानी, मेरे को छोड़ी आए जानी। वहाँ पे मेरे चाचा बोलते हैं तेरी मम्मी की नौकरी छूटने वाला है बिट्टू, ऐसे बोलते। मम्मी वो खुश हो जाती है, मम्मी तेरी नौकरी जाएगी तो मैं खुश रहूंगी। लेकिन मेरे चाचा हमेशा उसको बोलते रहते हैं तेरी मम्मी की नौकरी छूटने जा रहा है। मेरी बेटी बोलती है मम्मी क्या छूट रही तेरी नौकरी, क्या गलती की है बताइए। मैं छोटी सी बच्ची को मैं क्या जवाब दूँ कि मैं क्या गलती की हूँ बताइए। मेरे को अपनी परवाह नहीं है, मेरे को अपनी आत्मसम्मान की परवाह है कि उसकी बहुरिया फल्ला की बहुरिया उसकी बहुरिया उसको नौकरी कैसे छूट गया। अरे भाई क्या गलत की काम, अरे मेरे परिवार वाले तो समझेंगे ना कि उसका नौकरी वो इसी की वजह से छूटा कि सरकार उनको निकाल रही है। हम तो कोई गलत काम करके नहीं आए यहाँ पे नौकरी लेके। लेकिन जो हमारा समाज है विवाहित महिला के लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचती, उसकी भी ऊपर उंगली उठेगी, सबसे ज़्यादा मेरे आत्मसम्मान को ठोस पहुँचेगी। इसीलिए मैं सरकार से बार बार गुहार लगा रही हूँ, बार बार इनसे विनती कर रही हूँ कि मेरी नौकरी को सुरक्षित करे या तो कहीं ना कहीं मुझे समायोजन करे। ये मेरी सबसे बड़ी
आत्मसम्मान की लड़ाई है और मैं अपने आत्मसम्मान को खोना नहीं चाहती। अगर मेरे आत्मसम्मान चले गया तो या तो मेरा सरकार मुझे इच्छा मृत्यु दे या तो मुझे किसी न किसी में समायोजन करे। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को समायोजन करे या तो मेरी नौकरी दे या फिर मेरा आत्मसम्मान को बचाए, आत्मसम्मान को बचाए। मैं एसटी वर्ग से आती हूँ, मैं बहुत ही अनुसूचित जनजाति समुदाय से आती हूँ और मैं जानती हूँ कि अनुसूचित जनजाति लोग का जो जीवन यापन है बहुत ही कठिन मुश्किल से होता है। सर मैं कैसे पढ़ी हूँ, कैसे लिखी हूँ उसको मैं जानती हूँ। दिन भर घर का 3 टाइम खाना बनाना, बर्तन मांजना, धोना, कपड़ा, ये करना वो करना, उसके बाद जो समय मिलता था सर उसी समय को निकाल के मैं पढ़ती थी। यहाँ तक कि कोई भी मेरी ननद मतलब मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ मेरे को सपोर्ट करते थे। आज मेरी मम्मी शाम को फ़ोन किए और मेरा भी स्टेटस देखिए तो बोलती बेटा तेरी नौकरी जा रही है क्या? तो मैं बोली नहीं मम्मी नहीं जा रहे हैं, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हमें जो हमारी विष्णुदेव सरकार है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, एसटी वर्ग के हैं, साई सरकार के हैं, कंवर जात हैं, हमारे समुदाय के हैं। हमारी नौकरी बचाएगी, हमें विश्वास है और मैं अंतिम लड़ाई तक लड़ूंगी और मुझे यही प्रार्थना, यही विश्वास है। आज तक मेरा दिल कह रहा है, आज भी कह रहा है कि हमारी साई सरकार हमारे एसटी वर्ग के जितने भी समुदाय के, ओबीसी वर्ग के भाई बहन जितने भी आए हैं, जो मेरी लिस्ट में आए हैं, सबकी नौकरी को बचाएगी और हमें कहीं ना कहीं समायोजित करेगी। धन्यवाद। कितना दिन बच गया है और नौकरी आप लोगों के जो अभी स्कूल में पढ़ाना है, कितना दिन रह गया? सर क्या बोलते हैं, उनको तो अल्टीमेटम मिला है गवर्नमेंट को कि क्या बोलते हैं 14 दिन के भीतर 14 दिनों के भीतर आप लोग को वाले को नियुक्ति देना है, ऐसे करके मिला था। तो फिर भाई अभी कितना दिन और पढ़ाएंगे आप लोग? सर अभी ऐसा कोई तारीख दिन तारीख तय नहीं है सर, हुई? वो डेट वो नहीं है तारीख। आप कहाँ पढ़ा रही थी? सर मैं बस्तर ज़िले में पदस्थ हूँ। कब वहाँ कब गई थी पढ़ाने आप बस्तर? मैं सितंबर 2023 में सर। 1 साल पूरे हो गए? हाँ 1 साल पूरे हो गए, 1.5 साल पूरी होने वाले। जब नौकरी लगी थी तो लगा था कि हमारी नौकरी जा सकती है? सर जब नौकरी लगी थी तब तो नहीं लगा था कि हमारी नौकरी चले जाएगी करके। यहाँ सब टीचर आए हैं, सबका कंडीशन कुछ कुछ अलग है। सबके यहाँ तो कोई ना कोई मतलब उनके फैमिली पढ़ाने वाले हैं, लेकिन मेरा पढ़ाई ऐसे हुआ है कि मेरी फैमिली वाले तो पढ़ा नहीं सकते थे। तो एक्चुअली मेरी नानी नाना लोग पढ़ाए, एक्चुअली मेरी माँ भी नहीं पढ़ी है, ना मेरी नानी भी नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे को इतना सपोर्ट किया कि आगे पढ़ के जॉब करेगी करके। तो आज ये कंडीशन आ गया है कि आज हमारी नौकरी जाएगी तो उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचेगा और खुद के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा। सर मैं क्या जवाब दूंगी। और हमारा गांव ऐसा है कि सब यही बोलते हैं कि क्या बोलते हैं जॉब लगा है तो अब जॉब से निकाल देंगे सर, तो सबको यही लगेगा ना कि कुछ ना कुछ किए होंगे करके। और गांव में ये समझाना बहुत मुश्किल है कि डीएड बीएड ये सब। तो फिर सर मैं सरकार से यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि हमको हमारी नौकरी को बनाए रखे और हमें समायोजित करे कहीं ना कहीं। अभी आप लोग रायपुर में हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई मुलाकात करने आए? आप लोग 2 दिन हो गए यहाँ अनशन करते हुए, आप लोग को धरना? नहीं सर, कल तहसीलदार सर आए थे मिलने। क्या पता कोई नेता वेता मुलाकात करने आए, मिलने आए आप लोग से, बात सुनने के लिए? कोई नेता नहीं आया अभी तक। उम्मीद है किसी के ऊपर कि कोई नेता आएंगे, हमारी दुख, हमारी पीड़ा, हमारी समस्याएं सुनेंगे, ऐसा है लग रहा है? हमें हमारे सरकार से उम्मीद है कि वो हमारी मांग पूरा करे और हमारी सेवा को सुरक्षित करे। आप जब पढ़ाई कर रही थी, इस शिक्षा की तैयारी कर रही थी, तो कितना मेहनत करना पड़ा था शिक्षा की बनने के लिए, तैयारी करने के लिए? बहुत मेहनत करना पड़ा था सर, क्योंकि उस दौरान मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं ना क्या बोलते हैं एंजाइटी से पीड़ित थी। जब भर्ती का नोटिफिकेशन आया ना तो क्या बोलते हैं मैं एंजाइटी से बहुत पीड़ित थी, मेरा टैबलेट वैबलेट चला था। उस दौरान मैंने परीक्षा की तैयारी की और मेरिट में आकर ये नौकरी पाई। अगर आप लोग को भरोसा नहीं होगा तो मैं अपना क्या बोलते हैं वो सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ जब मेरा इलाज चल रहा था। यहाँ जितने लोगों से हम बात करेंगे सबकी अलग कहानी है, सभी की 2900 लगभग शिक्षक है, 2900 अलग अलग कहानियाँ निकलेगी। और भी लोग हैं, उनसे ही बातचीत करूँगा। दीदी आप कहाँ से हैं? शक्ति जिला। शक्ति जिला से? जी। कितने टाइम हो गया यहाँ प्रदर्शन करते हुए? 11 बजे से आए हैं सर, कल मतलब हाँ कल से आए हैं। कल से आप लोग यही हैं? जी तो सुबह 11 बजे से शाम रात तक यहाँ बैठना पड़ता है? जी जी।
तो इस दौरान कोई लोग आते हैं कि आपकी आवाज़ सुने, आपकी बातों को, आपकी पीड़ा को, आपकी दर्द को सुने, ऐसे नेता मंत्री लोग कभी आए हैं 2 दिनों में? अभी तक तो फिलहाल नहीं आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ के सर आए थे, उन्होंने मतलब हम लोगों के सपोर्ट में आके बोले। उसके अलावा कोई मंत्री का यहाँ पर अभी तक आगमन नहीं हुआ है सर। क्या लग रहा है, अभी तो अब बोल दिए हैं, अल्टीमेटम भी मिल गया है, नौकरी भी चली जाएगी आप लोग की, फिर कैसे करेंगे आप लोग? सरकार से यही गुहार है कि हमारी नौकरी बचा ले, हमारी आत्मसम्मान को बचाए सर। बस यही विनती है सरकार से कि हम लोगों को सरकार पर बहुत भरोसा है कि हमारी नौकरी सुरक्षित करेगी। भरोसा है इस सरकार पे कि नौकरी सुरक्षित कर लेगी सरकार? जी। कैसे, क्या लग रहा है आपको, सरकार पे भरोसा है कि ये जो सरकार है छत्तीसगढ़ में वो आप लोग की नौकरी बचा लेगी? जी सर, भरोसा है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं गवर्नमेंट के सामने। यहाँ 3000 लोगों की आजीविका का सवाल है और 3000 लोगों के साथ 3000 लोगों के परिवार के का। जी सर, हमारे साथ हमारे परिवार वाले भी हमारे जॉब पे डिपेंडेंट है। अगर ये जॉब चली जाती है तो हमें सामाजिक प्रतिष्ठा की बात छोड़ो आप, मानसिक जो हम प्रताड़ना झेल रहे हैं पिछले 14 माह से, वो हम बयान नहीं कर सकते। जब से जॉब में लगे हैं सबके सब मानसिक रूप से, क्योंकि हर महीने केस की हियरिंग है। अच्छा, आज केस है, फिर अरे 10 दिन बाद केस लगनी है, अरे फिर डिले हो गया। ऐसे ऐसे हम सब 14 माह से प्रताड़ित हैं सर मानसिक रूप से। लोगों को लगता है कि अरे इनकी तो गवर्नमेंट जॉब लगी है, इनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन जब से गवर्नमेंट जॉब लगी है, गवर्नमेंट जॉब लगने की खुशी हमें नहीं हुई है। हम सभी सबके सब बस ये भगवान से दुआ करते रहते हैं कि भगवान हमारी जॉब बचा लो, क्योंकि लीगली हम लोग तो हार चुके हैं। एक तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का सहारा है, गवर्नमेंट हमें बचा ले, या तो भगवान, क्योंकि हमारी गलती इसमें है नहीं सर। 1% का हमारी गलती नहीं है। हमने तो राजपत्र पे भरोसा करके एग्ज़ाम दिया था। मेरी जब जॉब लगी थी, मुझे तो ये केस का भी पता नहीं था। मैं तो खुश थी, अरे गवर्नमेंट जॉब लग गया, घर का पहला गवर्नमेंट जॉब था। मेरे से छोटा मेरा भाई है, उसको पढ़ाना है मुझे। पापा का हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, उसकी जिम्मेदारी मैं बोलती थी भाई अब तू टेंशन मत ले, अब मेरा जॉब लग गया ना, मैं तो जैसे तैसे पढ़ी हूँ, लेकिन अब तुमको मैं अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो अब ये जब जॉब जा रही है सर, तो मैं उनको क्या मुँह दिखाऊँ, लगता है। घर जाती हूँ तो लोग उनको ऐसा नहीं दिखाती कि मैं दुखी हूँ या मैं स्ट्रेस में। मुझे देख के मेरे परिवार वाले स्ट्रेस में आ जाएंगे। हमेशा एक बोलते हैं ना फेक स्माइल, वो हमें पहन के, वो मुखौटा हमें पहन के रखना पड़ता है कि हम खुश हैं। डोंट वरी मम्मी, डोंट वरी पापा, हम संभाल लेंगे, हम खुश है, कुछ नहीं होगा, आगे हम कर लेंगे, हम इतनी काबिलियत है, हम आगे कर सकते हैं। लेकिन हमको पता है कि आज स्थिति क्या है, वैकेंसी आती नहीं और कंपटीशन कितना है। अभी हम लोग 2-2.5 साल से पीछे चल रहे हैं सर हम लोग, क्योंकि कंपटीशन इतना है। वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम लोग अपना जॉब कर रहे हैं, ये स्ट्रेस झेल रहे हैं। हमारी तैयारी 0 पे आ गई है, अब हम कैसे तैयारी करेंगे? हम क्या मुँह लेके घर जाएं वापस, ये मुझे समझ नहीं आता सर। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं सब हूँ। जो पूरी प्रक्रिया होती है परीक्षा दिलाने की शिक्षक की, तो पूरी प्रक्रिया आप लोगों ने फॉलो की, परीक्षा दिलाया, परीक्षा में मेरिट भी आया और मेरिट आने के बाद में आप लोग की नौकरी भी लग गई, लेकिन अब नौकरी आप लोगों की जा रही है। ये कहानी है। दीदी आप कहाँ से हैं? मैं दुर्ग से हूँ सर। घर में मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एडवोकेट हैं जिला न्यायालय में, प्राइवेट है सर। मेरे घर में मेरी पहली गवर्नमेंट जॉब थी। आपकी पहली नौकरी लगी? जी। जब पहली नौकरी लगी हुई तो घर वाले तो बहुत खुश हुए होंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार में किसी भी स्टूडेंट का सपना होता है कि एक गवर्नमेंट जॉब ले और अपने पूरे पढ़ाई को वो सार्थक करे। तो मेरी भी यही इच्छा थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगा पाऊँ, और उसके लिए मैंने मेहनत भी करी और मेहनत में सफल भी हुई। लेकिन मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि एक गवर्नमेंट जॉब से किसी को इस तरह से निकाल दिया जाएगा ऐसे करके। इससे पहले कभी सुने थे कि गवर्नमेंट जॉब से किसी शिक्षक को या किसी भी
लोगों को गवर्नमेंट जॉब से इतनी बड़ी संख्या में निकाला गया? नहीं सर, वो बचपन में हम अपने दादा नाना से सुने थे कि एक बार सरकारी नौकरी लग गई मतलब सरकार तुमको गोद ले ली आजीवन के लिए, है ना। तुम रिटायर भी हो जाओगे तो पेंशन मिलेगी, सब चीज़ एक लास्ट स्टेज तक की भी तुमको हेल्प रहती है गवर्नमेंट जॉब से। बट ये तो हमें अभी 1 साल ही बस हुआ है काम करते, 1-1.5 साल, उसमें ही इतनी सारी समस्या आ गई जिसकी उम्मीद हमको बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसी घटनाएं हो रही होगी तो जो मन में तैयारी करने की भावनाएं आती होंगी परीक्षाओं को, उससे भी अब विश्वास उठने लगा होगा फिर तो अब। जी सर, और ये भी रहता है कि गवर्नमेंट जॉब में रहते रहते आप दूसरा कोई कोर्स नहीं कर सकते, है ना। एग्ज़ाम दिलाने की भी अनुमति नहीं मिलती, एनओसी नहीं मिलती। तो ऐसा भी है कि हम तैयारी भी नहीं कर रहे थे, बस मेहनत से अपने स्कूल में सेवा दे रहे थे अपनी। तो बस वही था सर कि अभी तैयारी तो पूरी छूट चुकी है, इसी जॉब के भरोसे है अब जो भी है। अभी घर वाले क्या बोल रहे हैं? अब तो पता चल गया है कि नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है? घर वाले भी दुखी हैं सर, जितनी खुशी जॉब लगने पे हुई थी और उतने ज़्यादा दुखी वो लोग भी हैं कि मैं आपको बताई ना, वही कि मध्यम वर्गीय परिवार में एक सपना जैसा होता है गवर्नमेंट जॉब लगना। तो जितना खुश मैं थी उससे ज़्यादा खुश मेरे माता पिता थे, तो वो लोग भी बहुत दुखी हैं। हाथ में तख्ता है, लिखा है मेरिट में हम आए हैं तभी तो नौकरी पाए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं तभी तो नौकरी पाए हैं। बताया मैं आपको, सभी मेरिट पे हैं आप लोग, मेरिट पे आए, नौकरी लग गई, सारे नियम फॉलो किए आप लोग, अब तो नौकरी जाने वाली है, अब कैसे करेंगे? बहुत डर है सर भविष्य को लेकर। एक युवा सर ज़िंदगी में जब से मतलब जन्म लेता है उसके बाद से सही मार्ग में चलता है, तभी जाके 3-4 साल लगातार मेहनत करके ही सरकारी नौकरी कोई पाता है सर। आप देखते होंगे सर कि जब जब चुनाव होता है उसके पहले ही अधिकतर नौकरियों का वैकेंसी निकलता है सर। एक युवा बिना थके पढ़ता लिखता है सर 6 से 7 घंटा, उससे भी ज़्यादा, तब जाके नौकरी पाता है। और उनको ऐसे निकाल देंगे सर तो मेहनत करने वाले तो कम हो जाएंगे सर आगे, और राजपत्र पे कैसे भरोसा कर पाएंगे सर हम। और क्या मैसेज जाएगा सर हमसे जो छोटे भाई है और जो समाज में हमारे जो भाई है बहन है उन लोग में क्या मैसेज जाएगा सर। बहुत तकलीफ है सर। आपकी घर की स्थिति कैसी है? मध्यम वर्ग से है सर हम भी। बहुत खुश थे सब कि जॉब में लग गया करके, अब छीन जाएगा तो शायद गरीब हो सकते सर हम लोग भी। क्या करते मम्मी पापा? पापा तो टीचर है सर, लेकिन फिर भी अपना मतलब खुद से अभी चला पा रहे थे, जैसा पढ़ाई लिखाई का खर्च। होता है कि मैं नौकरी कर लिया हूँ, क्योंकि एक युवा के लिए बेरोजगारी ही सबसे बड़ा दाग होता है, बेरोजगारी जो शब्द है। तो उस बेरोजगारी शब्द से आप सभी छुटकारा पा लिए थे, आप सभी को नौकरी मिल गई थी, लेकिन अब नौकरी जाने वाली है, ये सबसे बड़ा दुख है। हाँ सर। भाई कहाँ से हैं आप? मैं सर डुमरपारा से हूँ, बाराद्वार। समझ आ रहा है कुछ अभी? सर अभी स्थिति ऐसा हो गया सर कि क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक डॉक्टर जो है सर मरीज के परिवार वाले को बोलते हैं कि कुछ ही दिन का मेहमान है, वैसे सर वैसी मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ कि कब क्या होगा पता नहीं सर। एकदम बहुत सर स्थिति बहुत ख़राब है सर, बहुत ज़्यादा सर तनाव में हूँ सर, डिप्रेशन में हूँ सर मैं। दुख है सर, पीड़ा है, बहुत बड़ा दर्द है सर। सरकार से यही विनती करता हूँ सर, निवेदन है कि हमें कहीं भी संयोजन करे सर, हमारी गुहार, हमारी विनती, हमारी पुकार, हमारी जुहार स्वीकार करे सारी सरकार। आप लोग कितने दिन हो गए आप लोग को लगभग सरकार के पास, सरकार के लोगों के पास, सरकार के प्रतिनिधियों के पास जाते हुए कि हमारा जो वैकेंसी है, हमारी नौकरी है, उसे समायोजन कर लिया जाए बोल के? देखिए, जब नियुक्ति पत्र हम लोगों को मिलने वाला था उससे पहले कठिनाइयाँ आ गई थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाकर जब नौकरी मिला तब आपको पता चल गया था कि ये समस्याएं आ सकती है? समस्याएं थी, लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं रहा है और जजों ने भी ऐसा फैसला कभी नहीं दिया है कि एक जो सेवारत है विगत 1.5 वर्षों से उसको बाहर सड़क का रास्ता दिखा दिया जाए। क्योंकि ये कोई क्राइम करके नहीं आए हैं, कोई गुनाह करके नहीं आए, किसी की हत्या लूटपाट करके या किसी फर्जी तरीके से मार्कशीट ले करके या किसी को पैसा घूस दे करके तो नहीं आए हैं। ऐसा हम लोगों को विश्वास था, ऐसा सब नहीं किए हैं। तो न्यायपालिका भी हम लोगों की सुनेगी और कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि श्री रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा। ये जो 113 नंबर लाने वाला जो टॉपर मेरिट का बच्चा वो नहीं पढ़ाएगा, और जो सबसे कम नंबर लाने वाले हैं सिर्फ एक
डीएड और बीएड में बांट दिया गया। डीएड की अर्हता के नाम से जो कम नंबर पाए हैं वो पढ़ाएंगे। मैं किसी को अयोग्य योग्य की बात नहीं करूँगा। सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाती कि एक कोर्स करें और एक कोर्स के माध्यम से सारे लोग उसी पेपर को दे सकते हैं और जो सबसे टैलेंटेड बंदा जो मेरिट में आया है वही चयन होगा। और ये सारे मेरिट पे आए हैं, उसी आधार पर चयन हुए हैं। और बीएड बाकायदा राजपत्र में लिखा गया था कि 1ली से 12वीं तक पढ़ाने के लिए बीएड वाले पात्र हैं। उसी को देखे मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि ये जो बात है नौकरी जाना और आना, अटल जी कहते थे सत्ता आती रहती है और जाते रहती है, तो वैसा ही है, नौकरी आती रहती है और जाती रहती है। लेकिन भारत के लोकतंत्र के ऊपर जो हम सबका विश्वास है, राजपत्र पर विश्वास है, छत्तीसगढ़ के राजपत्र पर विश्वास है, सिस्टम व्यवस्था पर विश्वास है, वो विश्वास अगर टूट जाएगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो युवा है वही समाज में एक ऐसा जो पढ़ा लिखा युवा है समाज में संतुलन बना करके रखता है। आप देख रहे हैं रायपुर में क्राइम कितना बढ़ रहा है, समाज में क्राइम कितना बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे ही पढ़े लिखे युवा हैं जो समाज में कानून पर विश्वास करने वाले हैं, वही एक माहौल बनाते हैं कि कानून की राज होगी, कानून व्यवस्था विधि का शासन होगा। लेकिन आज विधि का शासन जो है फेल हो रहा है, लग रहा है। आप ऐसी विधि बनाएं जिसके आधार पर हमारा चयन हुआ और उसी विधि को आप समाप्त कर दिए। एक डेट के आधार पर हमारी ही समान योग्यता रखने वाले बीएड वाले 11 अगस्त की नियुक्ति पहले वाले पढ़ा सकते हैं और 11 अगस्त के बाद वाले नहीं पढ़ा सकते हैं। ये तो दुर्भाग्य है हम सब के लिए। हम कैसे देश में आ गए हैं, कैसे देश में रह रहे हैं। हमारी माटी पर तो गर्व है, लेकिन जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जो हमारे देश के लिए शहीद हुए, अंग्रेजों को मार भगाए, क्या ऐसे सपने देखे थे कि जो गुरु है, गुरु गोविंदो उखड़े काके लागू पाए, जो शिक्षक होता है उसको सड़कों पर आना पड़ेगा। हमारा देश ऐसा होना चाहिए कि धरना स्थल पर किसी को धरना देना ही ना पड़े। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि मेरी माँ का फ़ोन आता है तो बेटा कहाँ हंसते हैं, का करत हंस, अगर फ़ोन ला हम उठाते ना, माँ मैं तो फ़ोन लगा हूँ, स्कूल में पढ़ाते हैं, झूठ बोलते थे, हम नहीं बोल रहे हैं कि धरना प्रदर्शन में आए हैं, इसलिए कि नौकरी चला गया है करके जब माँ को पता चलेगा तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। क्योंकि हर माँ को आशा रहती है कि बेटा पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करेगा। बहुत मेहनत किए, पढ़ाई किए, रात के 12-12 घंटे तक पढ़ते थे, अपने पेट रोटी को काट करके कुछ तैयारियाँ करते थे। मेरे पास उतना पैसा नहीं था। मेरा अभी साथी का फ़ोन आया था, एकदम परम मित्र है, तो जब मेरे बीएड करना था तो पैसे की ज़रूरत थी, तो वो मेरा पैसा दिया था, जिसको 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार करके मैं पैसा देता था। अभी भी मेरी नौकरी लगी, तनख्वाह लगी, तो बोलता था भाई तो पहले महीने की तनख्वाह मेरा है ना। तो मैं बोलता था बिल्कुल भाई, पहले महीने का तनख्वाह आप रख लेना। लेकिन उसको क्या बताऊं भैया, वो भी जान रहा है कि ये बेचारा कहाँ देगा। कोर्ट केस में हम लोग का लाखों रुपए बह गया। आज तक नौकरी की है, लेकिन मानसिक रूप से ना सुकून है, ना चिंता है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब बेघर हो जाएंगे। क्योंकि पुरानी नौकरी जहाँ पर मैं छोड़ के आया हूँ वहाँ पर तो पुनः जा नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा। मेरे माता पिता क्या करेंगे, पिताजी तो नहीं है, पिताजी कोविड में निधन हो गया, उतना पैसा नहीं था कि इलाज करा पाता। बहन की शादी कराने का भी जिम्मा, मेरे छोटी बहन की शादी कराने का जिम्मा मेरे कांधों पर है। मैं सोचा था कि नौकरी रहेगी तो लोन लेकर के कम से कम सम्मान मैं अपनी बहन का शादी करा लूँगा। लेकिन ऐसी बहुत सारी विपदाएं हैं नौकरी चले जाने के बाद, उसको बयान नहीं किया जा सकता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासी समुदाय से आते हैं, सरल हृदय के व्यक्ति हैं वो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो नियुक्ति हुई इसमें 70% जनजाति युवा और युवती हैं, कम से कम उनका ख्याल रखें। क्योंकि हम तो मैदान में रहने वाले, कहीं भी गुजर बसर पान ठेला चला लेंगे, चाय बेच लेंगे। मोदी जी चाय बेचते थे, गुजर बसर किए, हम भी चाय बेच लेंगे। लेकिन जहाँ पर नक्सलवाद एकदम चरम पर है, बस्तर जैसा क्षेत्र, अन्य राज्यों में कम हो रहा है लेकिन बस्तर में आज भी खत्म नहीं हुआ है। युवा जो सिस्टम पर आस्था रख करके विश्वास करके पढ़ाई किया, जहाँ पर बीएड डीएड कॉलेज नहीं होते, वो पैसा लेकर के उधार लेकर के रायपुर शहर में बीएड करने आया और बीएड करने के बाद सिस्टम आस्था से जुड़ना चाहता था, मुख्य धारा से। अगर वो मुख्य धारा से बाहर हो जाएगा, नौकरी से चला जाएगा, तो उसके पास क्या रहेगा। बस्तर में क्या है, एक आदिवासी भाई बोल रहा था, बस्तर में बहुत कुछ है, लेकिन जहाँ पर वो जो चरमपंथ और वामपंथ और वहाँ पर जो उग्रवाद है, उससे कैसे वो निपटेगा इस मन के साथ में। यही लोग तो थे जो शासन के साथ खड़े हुए थे कि युवा जो है शासन के साथ रहे, नक्सलवाद की ओर ना जाए। तो ऐसे युवाओं का जब मन हार जाएगा तो ये कौन सी स्थिति में चले जाएंगे। एक और नक्सलवादी जब समर्पण करते हैं तो उनको नौकरी देती है सरकार, उनको पैसा देती है। अभी अभी कैबिनेट में फैसला किया गया कि उनको प्रधानमंत्री आवास भी दिया जाएगा, और जो मुख्य धारा में काम कर रहा है उसका नौकरी छीन लिया जाएगा। ये कैसी स्थिति है, विडंबना है। ये तो कहते हुए भी शर्म आता है मेरे को। ये मांग क्यों रहा हूं मैं समझ नहीं आता कि ये मांग क्यों रहा हूं। मैं तो माननीय महोदय से पुनः निवेदन करूंगा, क्योंकि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हैं, कलम चलाने वाले हम लोग हैं, शिक्षक हैं। जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, तो हमको तोप की ज़रूरत नहीं है, हमको अखबार और कलम वाले साथी हैं हम लोग। तो माननीय महोदय से निवेदन है
कि सबकी नौकरी, हम सबकी नौकरी बचा ली जाए। धन्यवाद। सभी के हाथों में तख्ते लिए हुए हैं और सभी यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। भैया आप कहाँ से आए हुए हैं? सर मैं एमसीबी ज़िला से आया हूँ। पिछली बार जब मरीन ड्राइव में आपने हमारा इंटरव्यू लिया था तो उस समय भी मैंने था, तो उसके लिए मैं ये सब बातें नहीं बताना चाहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सभी कोई भली भांति परिचित है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सभी को पूरा मैटर पता है कि क्या स्टोरी है। लेकिन आज जैसे ही मेरे को पता चला, मेरी दीदी ने बताया कि आज मम्मी तेरा वीडियो देखी राजा, तो मेरे आंखों में एकदम आंसू आ गए। सच बता रहा हूँ सर, आप ही का वीडियो था। मेरे उस वीडियो को मेरे को याद आ गया कि मेरी मम्मी मेरा वीडियो देख के मतलब रो रही है कि मेरा बेटा आज मैं अपनी बीवी को छोड़ के 7 दिन से मैं बाहर हूँ, बेचारी मैं उसका फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ। ये सर सब चीज़ सरकार की वजह से, और सरकार हमारी बात ही नहीं। हम शिक्षक हैं, हम कलम उठाते, हम हथियार नहीं उठाते, हम कुछ नहीं कर रहे। हम सिर्फ इतनी विनती कर रहे हैं सरकार से कि हमारी जो पारिवारिक स्थिति है बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। सरकार हमारी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ रही। सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग जो यहाँ पर तूता मैदान पर आए, आज यहाँ पीछे देख रहे कहीं पर लाइट की व्यवस्था नहीं। कल यहाँ हम जमीन पे सोए हैं। मैं सरगुजा क्षेत्र से अंबिकापुर से 330 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूँ। हमारे सभी भाई बंधु 330 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं। जैसे ही हम बिलासपुर पहुँचे, हमारी यात्रा को अचानक से ही रोक दिया जाता है। शुरुआत में हमें ऑर्डर मिलता है कि नहीं, आप लोग की रैली यात्रा का आपको परमिशन है, लेकिन जैसे ही बिलासपुर पहुँचते हैं हमारी संख्या देखी जाती। पता नहीं सरकार को अचानक से क्या हो जाता है। हमारी पूरी जो भी हमारी प्लानिंग थी उसको असफल करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी किसी तरह हम यहाँ पहुँचते और आज हम यहाँ पर धरने पर आए हुए हैं। कल दिनांक 19 तारीख से हम यहाँ हमारे भाई बहन, मेरे ब्लॉक के कई ऐसी मैडमें हैं जो अपने बच्चे को लेके आई हैं, जो यहाँ पर एक बैचलर नहीं सर्वाइव कर सकता, वो बेचारी अपने 1-2 साल के बच्चे को लेके आई है। तो हमारी स्थिति ऐसी है। तो वही सर बताना चाहता हूँ कि मतलब मेरे घर वाले मेरा वीडियो देख रहे हैं, रो रहे हैं, तो वो सुन के मेरे को रोना आ रहा है कि आज हम किस स्थिति में आ गए हैं। तो मैं सरकार से एक विनम्रता पूर्वक एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ, इसे अन्यथा न लिया जाए। जो हमारी स्थिति 1.5 साल से हो रही है, मैं एक सिंपल से 2 मिनट में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि मान लीजिए मैं किसी विधानसभा में चुनाव लड़ने जाने वाला हूँ, तो मैं किस पर यकीन करूँगा? निर्वाचन आयोग की नियमावली पर मैं यकीन करूँगा। तो ठीक है, मैंने नियमता पूर्वक पूरी नियमावली को पढ़ा, मैंने अपना पर्चा भरा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि रायपुर इस क्षेत्र के विधानसभा से इसमें जनरल कैंडिडेट हो सकता है। मैंने चुनाव लड़ा, और इस चुनाव के लिए मैंने सिर्फ ऐसा नहीं कि नियमावली जिस दिन आई उस दिन से मैंने तैयारी की, इसके लिए मैंने पिछले 5 साल से चुनाव लड़ने की तैयारी की, अपना पैसा लगाया, अपना हर मेहनत की, अपना शारीरिक मेहनत की, हर चीज़ किया। अब जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आता है, अचानक से आपको पता चलता है कि ये जो नियमावली है ये आपकी चैलेंज थी, और अचानक से आपको बोल दिया जाता है कि आपको भर्ती तो दे दी जा रही, मतलब आपका शपथ ग्रहण तो हो रहा है, लेकिन आने वाले जो भी है अब ये हाई कोर्ट का दिन रहेगा, और अगर हाई कोर्ट में आप हार जाते हैं तो आपका पूरी की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि ये स्थिति है हमारी, कि सरकार समझे कि अगर कोई मेहनत करता है, कोई अपना पैसा लगाता है, कोई अपना जी जान लगाता है, तो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए करता है। तो सरकार से यही विनती कि इस स्थिति, इस उदाहरण को समझें कि अगर कोई मेहनत किया तो उसकी मेहनत को जाया ना जाने दिया जाए। विष्णुदेव सरकार प्लीज हमारी नौकरी बचा लें। आप लोग तूता धरना स्थल पे हैं, यहाँ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए धरना स्थल पे वो सारी सुविधाएं हैं इस जगह? नहीं है सर, नहीं है सर। यहाँ के अधिकांश जो टॉयलेट हैं, नल वगैरह टूट गए हैं सर। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, पंखा की व्यवस्था नहीं सर। हम लोग पिछले 1 दिनों से यहाँ हैं सर, मतलब कुछ सुविधा नहीं है सर। यहाँ हम लोग अपने नौकरी को सुरक्षित करने के लिए हैं सर। सर मैं आदिवासी अंचल बस्तर से आता हूँ सर। बस्तर से हैं आप? यस सर। सर वहाँ तो आप सोच ही सकते हैं, जहाँ अखबार ही नहीं पहुँचता, तो मतलब बहुत ही स्थिति दयनीय है सर वहाँ, है ना। तो जहाँ वहाँ से मैं निकल के वहाँ मतलब भारत का आप शिक्षक बने हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यस सर, ये तो बहुत अच्छा है सर कि मैं वहाँ अपनी ही जन्मभूमि में पढ़ा रहा हूँ सर। अगर मुझे अपने ही जन्मभूमि में पढ़ाने के बाद यदि कल चल के पता चलता है गांव वालों को कि आपका सेवा सुरक्षित नहीं है, आप फर्जी तरीके से नियुक्ति पाए हो, मतलब आज आप समझ सकते हैं सर बस्तर की युवा आज किस ओर है। वहाँ से यदि मैं एक उदाहरण के रूप में निकल रहा हूँ सर कि ये गुरु जी हैं, है ना, मुझे देखकर वहाँ के और 4 लोग मतलब पढ़ाई लिखाई क्षेत्र में जा रहे हैं सर, है ना। तो एक युवा जिस आप मतलब
समाज से विमुख होकर मतलब दूसरे विचारधारा में जाते हैं, आज मुख्य विचारधारा में आ रहे हैं सर। अगर मेरा ही नौकरी सुरक्षित नहीं रहा तो सर तो वहाँ के जो युवा हैं न तो राजपत्र में विश्वास करेंगे, न भारत सरकार के गजट में विश्वास करेंगे, न सरकार के सिस्टम पे विश्वास करेंगे सर। और आप जानते हैं सर, बस्तर के युवा एक तो कलम उठाते या फिर हथियार। तो ऐसा नौबत ना हो सर, जो मेरे क्षेत्र के युवा हैं वो हमेशा ही अच्छे क्षेत्र में जाए। और मैं उनके लिए एक उदाहरण हूँ सर। चूँकि मेरा शायद सरकार से निवेदन है कि आप भी एक आदिवासी समुदाय से आते हैं सर, और आदिवासियों का दुख दर्द जानते हो सर। मैं कोई मिडिल परिवार से नहीं हूँ सर। मेरे यहाँ तो मम्मी पापा पढ़े भी नहीं है सर, ना मेरे यहाँ खेत खार हैं, सब मजदूरी में हैं सर। तो अब इस स्थिति में क्या करूँ सर? बस्तर में तो वैसे भी कुछ चीज़ है ही नहीं है। ठीक है सर, इतना। मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मम्मी पापा मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं? यस सर। पढ़ाई कैसे की आप? सर मैं हॉस्टल में रह कर किया हूँ सर। छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ योजनाएं हैं सर, जिसके चलते मैंने वहाँ कुछ मतलब पैसा वगैरह मिला सर, जिससे मैं अपने आगे की पढ़ाई मिला। स्कॉलरशिप से फिर आप आगे की पढ़ाई की? सर। जब शिक्षक की तैयारी कर रहे थे, शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो कितना मेहनत करना पड़ा था? क्योंकि बस्तर है और बस्तर में सुविधाएं उतनी मिल नहीं पाती है जैसे शहरी क्षेत्रों में आसानी से मिल जाती है। वहाँ कैसे तैयारी कर रहे थे शिक्षक बनने? सर ये कुछ मतलब ऐसी बाहर से नोट्स वगैरह ले गए थे सर। शाम मतलब आप जानते हो सर, वहाँ महुआ वगैरह बीनने के बाद जो समय मिलता सर, उसी में मेरे को अपने परिवार के लिए कुछ पैसा भी कमाना पड़ता है सर। तो मैं अन्य मजदूरी वगैरह भी किया हूँ। तत्पश्चात मैं पढ़ाई करता सर। उसके बाद अभी मेरिट में आने के बाद सिलेक्शन हुआ सर। अब ये भी मतलब चला जाए है ना सर, तो कोई ऑप्शन नहीं सर, या तो कलम या फिर हथियार सर। नहीं, हथियार तो मत उठाना, मैं कभी नहीं बोलूँगा, समर्थन नहीं करूँगा। लेकिन अब सरकार कह दी है कि अब आप लोग के पास रोजगार जो है चला जाएगा। समायोजन अभी तक तो कुछ उपाय दिख नहीं रहा है, सरकार कोई बड़ी कदम उठाई नहीं है। तो अभी क्या मन में क्या चल रहा है? नहीं, विश्वास है सर, जब सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों को जब वो हथियार डाल के उनको कलम देते हैं सर, तो इतनी सरकार है कि सर हमारे लिए भी कुछ करेंगे सर। मतलब आप सभी युवाओं को, यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहा है, उन युवाओं को सरकार पे पूरा भरोसा है? भरोसा है सर। पूरा भरोसा है कि सरकार हमें समय से पहले समायोजन कर देगी। यस सर, भरोसा है आप? यस सर, भरोसा है सर। देखिए, ये युवा हैं, काफ़ी सारे युवा हैं, 2900 लगभग युवा हैं जो। हाँ भाई बताइए। मेरा नाम गौकरण राजपूत है। मैं एक गरीब फैमिली से हूँ सर। मेरे माँ बाप खेती किसानी करते हैं, जैसे तैसे करके उन्होंने। कहाँ करते हैं? मुंगेली जिला है मेरा, वहाँ पर है खेती किसानी थोड़ा बहुत है सर। तो लोग खेती किसानी करते हैं, 1-1 रुपया दे के मुझे पढ़ाया लिखाया। 12वीं तक की पढ़ाई मैंने तो गांव में ही किया। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं बिलासपुर आ गया। बिलासपुर आया तो वही है, मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं थी। जाता था पैसा लेने के लिए तो 400-500 मिल जाता था, उसमें हफ्ता भर का खर्चा पानी चलता था सर। बाकी मैं फिर अपना मेहनत करके पढ़ाई किया, बीएड किया। उसके बाद मेरिट लिस्ट में वैकेंसी आया, उसमें शिक्षक भर्ती का वैकेंसी आया, तो उसमें राजपत्र को देख के मैंने फॉर्म भरा और परीक्षा भी दिया, मेरिट भी आया। मेरिट में भी नाम आया। मेरिट में नाम आया। उसके बाद हम लोगों की नियुक्ति बस बचा था सर कि 11 अगस्त का जजमेंट आया, उसमें हम लोगों को बिल्कुल विभाजित करके रख दिया डीएड बीएड वालों का। मैं लगभग 2014 से ही इस तैयारी में लगा हुआ था। 2014 से अब 10 साल हो गए तैयारी करता रहा। वैकेंसी ही नहीं आया था, बीच में एक आया उम्मीद की किरण लेकर, उसमें मेहनत किया तो उनका फल भी मिला सर। लेकिन मुझे क्या पता था कि हम लोगों को क्या पता था कि और कोई केस चल रहा है कि ऐसा होगा हम लोगों के साथ। एक तो मेरा एज भी बहुत हो गया सर, और सभी का एक मानसिकता एक जैसा नहीं रहता है। सभी लोग एक मतलब मेहनत नहीं कर पाते हैं। अब मेरा एज भी होता जा रहा है तो मैं कैसे करूँगा आगे। और मैं तो पहले तैयारी करता था, अब तो नौकरी लगने के बाद बिल्कुल तैयारी मेरा छूट गया है। मैं तो 0 पे आ गया हूँ सर। तो आगे मैं कैसे तैयारी करूँगा? मैं एक ऐसा हूँ लड़का की सदस्य हूँ कि हमारे परिवार में कोई भी पढ़े लिखे शिक्षित नहीं है। मैं ही पढ़ लिख के अपने परिवार का नाम रोशन करूँगा करके मेहनत करता था, रात दिन मेहनत किया और मेरा फल भी मिला था सर। आज जाता हूँ तो गाँव वाले कहते हैं कि देखो गुरुजी आया है,
कल अगर मुझे नौकरी से निकाल देगा तो मैं किस मुंह से जाऊंगा? नौकरी से ही मेरा इज्जत है। कल मैं किस मुंह लेके जाऊंगा? पानी हो तो पानी ले आइए ना। तो मेरा विष्णु ने सरकार से केवल यही करबद्ध निवेदन कि हम लोगों का जॉब सुरक्षित करें, किसी भी तरीका से हम लोगों का जॉब सुरक्षित करें, हमेशा समायोजन करें। पानी सोचिए, छत्तीसगढ़ का ये युवा है, एक गांव में पढ़ाई करता है। मम्मी पापा घर में पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन खुद पढ़ाई किया है। पढ़ाई करने के बाद में बहुत तैयारी किया, शिक्षक बनने के लिए तैयारी किया। बिलासपुर गया, फाइट किया एग्ज़ाम और पास कर लिया, मेरिट सूची में आ गया, नौकरी लग गई है। अब नौकरी से निकालने की बात हो रही है। बात करने से पीड़ा दर्द समझ आ रहा है कि किस प्रकार से इन युवाओं की पीड़ा है, इन युवाओं का दर्द है। सर, क्या लग रहा है कि ये जो युवा हैं, इतने युवा हैं, आप लोग हैं, सरकार समय में रहते समायोजन कर पाएगी? आप लोग को सरकार के ऊपर भरोसा है? सरकार के ऊपर सर, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बता दूंगा। आई एम एक्स इंडियन आर्मी सोल्जर युवराज कुमार, नाउ असिस्टेंट टीचर। आई एम प्रेजेंटली पोस्टेड एट गवर्नमेंट स्कूल टेम्पल कुमार, बस्तर। दूसरा, मेरा पूरा बचपन दंतेवाड़ा में आदिवासियों के साथ कटा हुआ है और मैं बस्तर चोलई का है, सारी लैंग्वेज बोलता हूँ। बस्तर से हैं? हाँ, बस्तर दंतेवाड़ा से पला बढ़ा। उसके बाद मैं सेना में गया और आने के बाद मैंने प्रवेश परीक्षा दी, फिर बीएड पास किया, टीईटी पास किया और मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटी थी। एम्स में नर्सिंग था और मेरा शिक्षक था, तो मैंने सोचा कि शिक्षक बनना है, क्योंकि मैं सोचा कि दादा परदादा शिक्षक है तो शिक्षक बनूंगा। अब यहाँ पर 2897 मेरे जो भाई बहन है सर, आज उनका आंसू देख के एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे, यहाँ से आला पूरे भारत आवाज़ को सुन रहा होगा। कहीं भी जब हम कार्यालय में जाते तो वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं क्या बोलते हैं, आप लोग निर्दोष हो। मार्केट में बोलते हैं आप लोग निर्दोष हो, शासन नौकरी से तुम्हारा नहीं निकाले। हर कोई यही बोल रहा है। मेरे यहाँ आदिवासी समाज का अध्यक्ष से भी मिला, हमारा आदिवासी लड़का मतलब नौकरी से कोई निकाल नहीं सके कथे, कोई हालत में नहीं निकाल सके। गोंडवाना समाज के अध्यक्ष कथे नहीं निकाल सके, हल्बा समाज के अध्यक्ष कथे नहीं निकाल सके, जितना हमारे साहू समाज में भी गए हैं वहू कथे कि नहीं निकाल सके, कुर्मी समाज वाला कथे नहीं। आज समाज जितने धर्मगुरु सारे बोल रहे हैं कि धर्म अधर्म नहीं हो सकता, यहाँ पर अन्याय नहीं हो सकता, एक व्यावहारिक न्याय चाहिए सर। कोर्ट ने जो बोला ससम्मान, हम कोर्ट का बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ पर राजपत्र एक होता है, शास्त्र में लिखा होता है, और एक होता है राजपत्र जो है ना, ये शासन का शास्त्र है सर। शास्त्र में लिखा हुआ कि बीएड, डीएड एंड डीएलएड इज एलिजिबल फॉर बिकमिंग टीचर इन प्राइमरी, और वहाँ पर लिखने के बाद यदि हो जाएगा तो आज के बाद कोई भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जहाँ राजपत्र लिखा है उस पर भरोसा उठ जाएगा सर। दूसरा, एक मुख्यमंत्री एक ऐसा पद होता है सर, आप सोच लीजिए मुख्यमंत्री जी शायद चैन की नींद सो लें, लेकिन 2897 मेरे भाई यहाँ सोएंगे ना सर। कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये चीज का डर उनके अंदर होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी संतानें हैं और ये भी उन्हीं की संतान है सर। दूसरा, विष्णु उनका नाम है सर, और दूसरी जो उनकी विचारधारा है जहां पर है वो एक ही चीज कहता है कि विष्णु का मतलब होता है पालनहार, और पालनहार कभी भक्षण नहीं कर सकता किसी का। और दूसरा, बोलते हैं कि अनुबंध लिख के हम लोग को नौकरी दी है, कि कोर्ट में लिखा हुआ था। इससे पहले भी जब हमको नौकरी मिली अनुबंध लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने भी सोचा होगा कि कुछ तभी तो नियुक्ति दी है क्या सर, निकाल देंगे बोल के कोई नियुक्ति देगा क्या। उसके बाद अब जब 2 काउंसलिंग फिर से किया तो हमारे अभी जो अब सरकार हमारी माई बाप है सर, हम किसी प्रकार का राजनीतिक कटाक्ष नहीं करना चाहते। उन्होंने भी भर्ती किया था, सोचा होगा कि कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जब अनुबंध लिख रहे हैं तो सोचा ही होगा। और यहाँ भी भर्ती 2 काउंसलिंग यहाँ पर की गई लोकसभा चुनाव से पहले, तो कुछ ना कुछ सोच के ही भर्ती किया होगा। और आज बोलते हैं कि नौकरी से निकाल देंगे। हमारे गांव वाले बोलते हैं कि आज तक किसी ने नौकरी से निकाला नहीं है। आपके साथ इतना बड़ा अन्याय कोई सरकार नहीं करेगी, ऐसा इतिहास कोई भी सरकार रचना नहीं चाहेगी। दूसरा, विष्णु जी अपने नाम पालनहार है, उसको कभी भक्षण करता नहीं बनेंगे। मुझे पूरी आशा है सरकार पूरा न्याय करेगी, लेकिन ये न्याय अगर लेट करेगी, अगर मेरे 2897 भाई में किसी को कुछ हो गया ना सर, मैं बता रहा हूं कि यहाँ के कोई भी नेता मंत्री रात भर सो नहीं पाएंगे, सोच के कि हमने लेट क्यों किया, जिसके कारण आज हमको यह दिन देखना पड़ रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार फैसला करे सेवा सुरक्षा या इच्छा मृत्यु। एक शिक्षक इच्छा मृत्यु करने वाले को समझाने वाला होता है, आज एक शिक्षक को इच्छा मृत्यु को बोलना पड़ रहा है। मुझे दुख लगता है कि ये मेरे ही राज्य में क्यों ऐसा हो रहा है। मैं भारत के सारे राज्य घूम के आया, मैं देश का फौजी हूँ, उसके बाद आके यहाँ शिक्षक बना,
और मुझे बहुत गर्व है, आई एम प्राउड टू बिकम अ टीचर, आई एम प्राउड टू बिकम अ सोल्जर। लेकिन ये जो लिखा है ना, ये आज तक मेरे दादा भी शिक्षक थे, मेरे परदादा भी शिक्षक थे, लेकिन आज तक शिक्षक कभी नहीं बोला इच्छा मृत्यु करूंगा। ऐसा क्यों दौर आ रहा है कि इच्छा मृत्यु करे? और आज भी हम गुहार में रात भर 24 घंटा सोते हैं, जगते, हम लोग चैन से खाए नहीं है सर, हमारा पूरा पैसा कोर्ट में लग गया। यदि सरकार हमारे पक्ष में कोई वकील रखी होती कि इनके समायोजन का रास्ता के लिए कोर्ट से हमको बता दे, तो आज ये समस्या नहीं होती। लेकिन वहां पर जब पूछा गया कि इनके लिए क्या कर रहे हो, तो वहां पर वकील ही गायब है। क्यों वकील को बात करके नहीं बताया कि तुमको अगर पूछता तो ये बताते? वकील एक लफ्ज नहीं बोला वहां पर और वहां से गायब था। क्यों सर? आज हम ये गुहार लगा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से कि किसी भी हालत में 2897 शिक्षक, 97 भी नहीं कहूंगा, एक बहन है जो यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, जो हेमा सिंह मैडम है, उनके पिता भी आज बोल रहे थे कि मेरी बच्ची तो चले गई, लेकिन आप लोगों के साथ ये अन्याय होने नहीं दूंगा बोल के, और वो आने भी वाले थे आज यहाँ पर। तो सर ये अन्याय कब तक होगा और कब तक ऐसा चलता रहेगा और कैसे नींद आ जाता है सर? वो हमारे शिक्षा मंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री है, आदिवासी समाज के 800 लोग हैं सर। मैं उसी दंतेवाड़ा से पला बड़ा हूँ, मेरे दोस्तों के यहाँ क्या गरीबी उसको मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन उनके साथ कटा है। अगर सर उनकी नौकरी चले गई ना सर, आज के बाद कोई आदिवासी ना कभी डीएड नहीं करेगा सर। बहुत ऐसी स्थिति, डीएड कराया वहाँ, आप आके कभी देखना सर कितनी बस्तर में गरीबी है। उसके बाद उसने यहाँ पर आके शिक्षक लिया और उसके बाद फिर बोलते हैं कि नक्सल को खत्म करना है। आप नक्सल को जिंदा करने का काम कर रहे हो। उसके बाद आप सोचिए, आप मुझे बताइए कि ये नौकरी जाने के बाद क्या वो नक्सलिज्म में नहीं जाएंगे? क्या वो सुसाइड नहीं करेंगे? क्या वहाँ के बच्चे सोचेंगे कि हम उठा उठा के लाते हैं सर, बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाते? 1 साल के अनुभवी शिक्षक है, सरगुजा का लैंग्वेज, कोरिया का लैंग्वेज, वहाँ के लैंग्वेज में पढ़ाते। आज मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को, आज वो बच्चे उन्नयन की ओर हैं। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय संयुक्त, वो एक ही चीज बोलते हैं, ये शिक्षक आने के बाद मेरिटोरियस शिक्षक है सर। सबसे पहले तो इनको 1 साल तो उनकी 6 महीना भाषा सीखने में लगी, आज ये 1 साल 3 महीने के अनुभवी शिक्षक है। अगर इन अनुभवी शिक्षक को सरकार निकालना चाहती, इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षा व्यवस्था को डाउन करना चाहती है। सीधी सी बात है। क्यों? अगर ये शिक्षक नहीं रहेंगे, 1 वर्ष फिर से पीछे चला जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष लगेगा उनको। आज मैं बोलता हूँ, मैं जस्ट लाइक हल्बी भी बोलता हूँ, भतरी भी बोलता हूँ, गोंडी भी बोलता हूँ। मैं हल्बी में बोलूंगा कि मैं लिखूँ है, तो मेरे बच्चे बोलते हैं आई राइट, मैं ना लिखे आई डोंट राइट। का मैं लिखूँ आई, डू आई राइट? का मैं ना लिखे, डोंट आई राइट। आई का है, एलिफेंट आई का है, एलिफेंट आई का है, गला से आवाज आई का है, एन एलिफेंट बोलू है, काय बोलू है, एन एलिफेंट बोलू है। सो इस प्रकार से हम लोग उसकी लैंग्वेज में बोलते। 1 साल लगेगा सर, उस 1 साल में ये लोग सीख चुके हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसमें कि ये पढ़ाते रहे, उनकी भाषा का माध्यम सीख चुके, बहुभाषी शिक्षण सरकार दे चुके। ये लोग चुनाव ड्यूटी तक किए हैं सर, और आज भी हमारा ट्रेनिंग में नाम है। तो हमको क्या लास्ट में ऐसा बोला जाएगा? हम रात में कैसे सोएंगे सर? हम बहुत टेंशन में सोते हैं, आज तक हम लोग चैन की नींद नहीं सो पाए हैं सर। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, किसी को मौत दे दो, लेकिन ऐसी स्थिति मत दो कि आपका नौकरी नहीं रहेगा बोल के। सर आपको पता है, ये जो इंडाइजेशन और बोलते हैं लोग बाग प्रेशर में आ गया, किसी को अटैक आ जाता है। मैं मेडिकल साइड से भी हूँ, बिकॉज आई हैव सर्व्ड एज अ मेडिकल असिस्टेंट इन इंडियन आर्मी सर। ये अगर टेंशन में है मेरा भाई, यहाँ लिखा है इच्छा मृत्यु, ये रात में खाना खाएगा, इसका खाना पचेगा नहीं, कल हो सकता है इसको गैस बने, अटैक आ सकता है, क्योंकि टेंशन होगा, ब्लड प्रेशर ऊपर आएगा। मैं यहाँ पर पूरी मेडिकल साइंस पढ़ाने नहीं आया हूँ, लेकिन इतना टेंशन में रख के छोड़ना नहीं चाहिए किसी को। आज ये सारों का आंखों में देख रहे हो, ये भाई रो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, कोई चक्कर आ रहा है, किसी को उठा रहा हूँ। क्या मजाक बना रखा है सर सरकार ने? हम क्या राजनीति का हिस्सा है? हम कोई राजनीति के हिस्सा नहीं है। हमें किसने भर्ती किया उसे हमें पता नहीं है। तुम हमारे माई बाप हो तो हो। आप मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी हैं। विष्णु का मतलब पालनहार होता है, एक आदिवासी नेता होता है। आज के बाद कोई आदिवासी भी किसी नेता पे भरोसा नहीं करेगा सर। अगर नौकरी से निकल जाएंगे तो बस्तर में नक्सलिज्म को और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पढ़ने के बाद नौकरी से निकाला जाता है। उन बच्चों को यह संदेश जाएगा। धन्यवाद। मैं चाहूंगा अगर आपको नींद आए चाहे ना आए मुख्यमंत्री जी, हम लोग को तो नींद नहीं आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। एक युवा की पीड़ा नहीं है, ये 2900 लोगों की समस्या है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है। एक गांव का युवा पूरे देश का सपना होता है कि हम बड़े होकर सरकारी नौकरी करेंगे, और सरकारी नौकरी करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग गाँव के बच्चे डीएड बीएड जैसे तैयारी किए, शिक्षक बनने की तैयारी किए, पूरी ताकत झोंक दिए। उसके बाद मेरिट लिस्ट में आया, इनकी नौकरी भी लग गई। लेकिन अब सरकार के द्वारा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। सरकार अभी तक समायोजन का कोई भी विकल्प नहीं लाई है, कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाई है। सभी असमंजस में है, सभी की बातें, सभी की पीड़ा, सभी का दुख दर्द आप सुने होंगे, आप समझे होंगे किस प्रकार से इनमें दुख है, इनकी दर्द है, इनकी पीड़ा है। आप सोचिए इन युवाओं की पीड़ा, इन युवाओं के साथ उनके पूरे परिवार की पीड़ा कितनी होगी, कितनी भयंकर होगी। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार पे बैठे लोगों को, मंत्रियों को, नेताओं को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द ऐसी कोई योजना लानी चाहिए, ऐसी कोई विकल्प लानी चाहिए कि इनका समायोजन किया जाए, इन युवाओं को नौकरी फिर वापस दी जाए।